सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ज्योग्राफिया के चैप्टर 1 जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो हमें ये बताता है कि हमारी जमीन पे जो पहाड़ें बनी हैं, आज ये ऊंची ऊंची टीलें हमें दिखाई देती हैं। कहीं रेगिस्तान का इलाका है, कहीं दरिया का इलाका है, तो कहीं पथरीले इलाके हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ रेगिस्तान का इलाका है वहां भी हमें ये जमीन देखने को मिलती है कि बिल्कुल सपाट नहीं है, रेत के भी टीले बने पड़े हैं। अगर कहीं पानी बह रही है तो पानी भी शांत नहीं है, वो भी तेज रफ्तार से बह रही है और साथ ही साथ अपने साथ कुछ तो लेके बहती है। और लास्ट में नदी हमें एक खूबसूरत सा शकल बना के देती है जिसे हम ऐसे डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें कैसे हो रही है, नेचर इस चीज को कैसे प्रोसेस करता है और कौन कौन से एजेंट्स हैं जो नेचर में ये सारे काम को अंजाम देते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें ये चैप्टर बताता है। तो इस चैप्टर का आज पूरा रिवीजन मास्टर हम करने वाले हैं। वो हर एक चीज इस चैप्टर में कवर हो जाएगी जो ये चैप्टर हमें बताने की कोशिश करता है, और वो हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर किया जाएगा जिस पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सो दिल थाम के बैठिए और कॉपी कलम साथ में निकाल लीजिए। हमारे साथ साथ आपको नोट्स बनाना है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाना यहाँ पर कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है। तो नोट्स बनाओ बेटा साथ में, ठीक है। थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेते हैं, हाँ है ना। चलो, तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बताओ। बनाओगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कलम अभी तक तो निकाल लिया होगा। ओके, चलो। सो हमारे चैप्टर का नाम है एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो यहाँ पे जैसे चैप्टर के नाम में ही उसने आपको बता रखा है कि एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस, तो हम यहाँ पे बेटा फोर्स की ही बात कर रहे हैं। दो तरीके के फोर्स का हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक एक्सोजेनेटिक फोर्स है और एक एंडोजेनेटिक फोर्स है। होता क्या है दोनों, आओ चर्चा करते हैं। तो एक का नाम में आता है एक्सोजेनेटिक। एक्सो के मतलब हो गया बाहर का, यानी कि ऐसा फोर्स जो बाहरी तौर पे काम कर रहा है, और दूसरा हमारा होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो कि अंदरूनी तौर पे काम करता है। हमारे पास नेचर में दो तरीके के फोर्स है। एक एंडोजेनेटिक जो कि जमीन के अंदरूनी हिस्से में काम करता है। हमारे जमीन के अंदरूनी हिस्से में जितने भी प्लेटलेट्स है, जितने भी प्लेट्स है, प्लेटों से जो बैठे हुए हैं, जमीन के जो लेयर है बेसिकली, उन सभी को वह हैंडल करता है। कहीं आपस में टकराव उकरा ना जाए, या फिर अगर टकरा भी रहे हैं तो बैलेंस तरीके से टकराए। तो उनके टकराने से कई बार पहाड़ वगैरह हमें देखता है कि निकल जाता है, और कई बार छोटी मोटी जो टोली होती है, टोली नहीं मतलब चोटी होती है, वो निकल जाता है, ठीक है। वो अंदरूनी बात है। अब बाहरी तौर पे हमारे पास जो फोर्सेस है वो क्या करता है, जमीन का शेप यहाँ पे बनाता है। कई बार हम क्या करते हैं, जमीन में गड्ढे खोद देते हैं। गड्ढे हमने खोदे, अंदर से जो भी मेटेरियल निकलता है वापस हम उस गड्ढे में भर देते हैं, लेकिन वो पूरा प्लेन सपाट नहीं होता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद वहां पर वो चीजें सपाट हो जाती है, क्योंकि एक्सोजेनेटिक फोर्स यहाँ पे काम करता है। और जिसमें जो एजेंट्स आते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स में, उसमें 3 एजेंट्स है जो हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है। पहला है पानी, दूसरा हमारे पास है हवा, उसके बाद एक ग्लेशियर। ये 3 एक एक्सोजेनेटिक एजेंट्स है जो जमीन की ऊपरी सतह पर रह के काम करते हैं, और जमीन के नक्शे को, यानी कि जमीन को सपाट बनाना और कहीं पे ऊंचा बनाना, ये सभी इनका काम होता है, ठीक है। सो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं वो देखो। पहला एक प्राइमरी लैंडफॉर्म होता है, दूसरा एक सेकेंडरी लैंडफॉर्म से। प्राइमरी क्या है, फाउंड बाय इंटरनल फोर्सेस, माउंटेन्स, प्लेटू, ये बनते हैं। सेकेंडरी में क्या है, फाउंड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ये बनता है आपका एग्जाम्पल वैलीज, डेल्टास और बीचेस, ये सब है एग्जाम्पल, याद रखिएगा। सो व्हाट इज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस? एक्सोजेनेटिक प्रोसेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड एंड सी वेव्स दैट कॉन्स्टेंटली रीशेप द अर्थ। यही सब है, ये 3 मेन है हमारे पास। इसके अलावा और भी, बट ये 3 मेन है हमारे पास। दरिया है, ग्लेशियर है, हवा है, ये सब हमारा पूरा जमीन के सर्कल को रीशेप करता रहता है। कहीं ऊंचा हुआ तो उसको प्लेन करेगा, कहीं प्लेन तो उसको ऊंचा करेगा। ये बैलेंस बनाना इसका ही काम है। और इसमें 2 तरीके के प्रोसेस आ जाते हैं, एक आ जाता है ए ग्रेडेशन और एक आ जाता है डी ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन क्या है? ग्रेडेशन इज द मेन गोल ऑफ दिस प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस का मेन गोल ग्रेडेशन ही होता है। टू लेवल द अर्थ सरफेस इट इन्वॉल्व्स 2 अपोजिट एक्शन। ग्रेडेशन का मतलब है कि अर्थ सरफेस को लेवल में लाना। अब लेवल में लाने से मुराद ये नहीं होता कि पूरा सपाट कर देना, एकदम प्लेन कर देना, नहीं। लेवल में लाने का मुराद है कि दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना, कहीं हाइट भी होना चाहिए, कहीं डाउन भी होना चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर 2 प्रोसेस आता है, एक डिग्रेडेशन जो कटाव करता है, इरोजन, और काटाव के जरिए यहाँ पर जमीन को डिग्रेड करता है, यानी कि लोअर कर देगा पार्ट। कहीं ऊंचा पार्ट ऐसा पहाड़ी दिखेगा, उसको काट के छोटा कर देगा। कहीं नीचा चीज दिखेगा, जो चीज यहाँ पे कटा है उसको ले जाके वहां जमा कर देगा, वो चीज ऊंचा हो जाएगा। इस तरीके से कहीं से काटता है, जो मेटेरियल वहां मिलता है उसको किसी और जगह पे ले जाके जमा कर देता है, जहां पे वहां पे उसकी हाइट वो बढ़ा देता है। इससे क्या हुआ कि चीजें यहाँ पे बैलेंस हो गई। तो ये बैलेंस करना इन लोगों का काम है, ठीक है। चलो, अब हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पर रिवर के ऊपर, क्योंकि हमारे पास 3 एजेंट्स है, रिवर, ग्लेशियर और विंड। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर।
तो द रोल ऑफ रिवर क्या है, देखो ए रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सोजेनेटिक एजेंट, इट्स अ की पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, मूविंग वाटर फ्रॉम लैंड बैक टू द सी। ये क्या कहता है आपका, फ्रॉम लैंड बैक टू द, मतलब जमीन से वापस वो समंदर में लेके जाता है। नदियां जितनी भी नदी हमें देखने को मिलती, सब मैक्सिमम किसी न किसी हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि नदियां जितनी भी हमारे नेचर में हमें देखने को मिलती है, वो किसी न किसी पहाड़ से ही निकल रही है। तो पहाड़ से निकल रहा है जमीनी इलाके से, वहां से वो ऊंचाई से निकलता है, फिर नीचे और आता है जमीनी स्तर पे, और फाइनली वो जाके समंदर में मिल जाता है। इस तरीके से एक साइकिल बना रहता है। फिर जब समंदर में मिला, फिर वहां पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारा चलेगा, पानी वेपर बनेगा, वापस बादल बनेगा, फिर पानी बरसेगा, वापस से वो जमीनों में पहाड़ों में जाकर के जमा हो जाएगा। ये एक साइकिल चलता रहता है, जिसमें रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दो टर्म्स याद रखना, एक वाटर रिवर बेसिन के बारे में। तो रिवर बेसिन क्या है, एंटायर एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब वो पूरा इलाका, जैसे कि आप देख रहे हो नदी यहाँ बह रही है मस्त, ये जो पूरा इलाका है जिसमें नदी बह रही है, और इसमें जो भी उसके ट्रिब्यूटरीज यानी कि आसपास की छोटी नदियां आके मिलेगी, वो पूरा इलाका रिवर बेसिन कहलाता है। तो वाटर डिवाइड या फिर वाटर शेड, ये इज ए हाई ग्राउंड दैट सेपरेट्स टू रिवर बेसिन्स। तो दो रिवर, मतलब दो रिवर के रास्ते को अलग करने वाला जो एरिया होता है, जहां से एक रिवर दो हिस्से में बट रहा है, सिंपली उस हिस्से को आप समझ लो कि वाटर डिवाइड हम कहते हैं। ठीक है, उसको वाटर शेड भी बोला जाता है। सिंपल है, आगे चलते हैं। रिवर्स जर्नी इज डिवाइडेड इनटू थ्री कोर्स। अब जो दरिया है हमारा, वो शुरू तो पहाड़ से, देखो पहला कोर्स उसका पहाड़ का है, पहाड़ से शुरू हो रहा है। दूसरा उसका मिडिल कोर्स होता है जो कि प्लेन यानी कि मैदानी इलाका। तीसरा हमारा लोअर कोर्स, जहां पे वो समंदर से जाके मिल जाता है, जहां पे वो डेल्टा बनाता है। तो सब में क्या क्या थोड़ा थोड़ा बात जान लेते हैं। जो एकदम जो अपर कोर्स होता है, एकदम रिवर हैज ए स्टीप स्लोप एंड हाई एनर्जी, इट्स मेन जॉब इज इरोजन वियरिंग अवे द लैंड। तो जब पहाड़ से उतर रहा होता है ना, तो बहुत तेज रफ्तार में उतरता है। बहुत जाहिर सी बात है, पहाड़ से उतर रहा है मतलब रफ्तार बहुत तेज होगी, पानी एकदम ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो तेज रफ्तार की वजह से रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर या बड़े चट्टान भी आते हैं, उसको वो काट देता है। अब पहला जो स्टेज होता है अपर कोर्स वाला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है रिवर का, वो होता है इरोजन यानी कि कटाव करना। जो सामने आ रहा है, काट के, चूर के, थूर के, एकदम मोड़ के लेके चला जाता है। ठीक है, ये काम हो गया। दूसरा क्या करेगा, जब वो यहाँ पे काट काट वाट के जो भी चीज बचा उसको अपने साथ लेके चला जाता है। तो जब मैदानी इलाके में आता है, तो रफ्तार थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। अब बोलता है भैया जो चीज हम ढो के ला रहे हैं, उसको इधर उधर थोड़ा सा ठिकाना लगा देते। तो इधर से उधर वो ठिकाना लगाता, यही उसका काम है। द स्लोप इज जेंटलर, द रिवर्स मेन जॉब्स आर ट्रांसपोर्टेशन एंड सम डिपोजिशन। जो चीज अपने साथ लेके आया है, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचाएगा, या फिर कहीं किनारे पे थोड़ा बहुत हल्का कर दे, बोलेगा जा भैया जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओके, फिर जब लास्ट स्टेज में पहुंचेगा एकदम समंदर के करीब, तब बोलेगा चलो मेरी महबूबा अब आ चुकी है, मैं तो इसी के लिए पहाड़ से निकला था इतना लंबा सफर तय करके। तो अब उसके साथ जितने भी लोग होंगे बोलेंगे तुम लोग को निकलो, क्योंकि मुझे अपनी महबूबा से अब अकेले मिलना है। तो जितना भी चीज उसके साथ होता है, वो सबको नदी या समंदर के किनारे जमा कर देता है। और जब वो जमा कर रहा होता है, तो एक खास तरीके की कुछ शक्ल बन जाती है। जैसे यहाँ पे भी आप देखो, तो ये देखो एक इस तरीके का एक शक्ल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा है ना। तो इस तरीके से कुछ भी एक शक्ल बन जाता है जो देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत रहता है। उसी चीज को हम कहते हैं डेल्टा। और जब सब जमा हो गया, उसके बाद नदी बोलता है मैं चला समंदर से मिलने। तो यहाँ पे द लैंड एक फ्लैट होता है लोअर कोर्स में। रिवर का मेन जॉब क्या होता है, डिपोजिशन, ड्रॉपिंग ऑफ इट्स सेडिमेंट। जो चीजें वो साथ में लेके आ रहा होता है, उसको सेडिमेंट कहते हैं, यानी कि बालू के टुकड़े हो गए, बालू, हाँ बालू के जर्रात, कंकड़ पत्थर, पत्थर के टुकड़े, सब। ठीक है, क्लियर है। So ये था हमारा रिवर का तीन कोर्स, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। अब रिवर्स एक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे पता चली गया जैसे कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये तीन काम रिवर कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, इरोजन करने के लिए वो क्या क्या प्रोसेस का यूज कर रहा है, वो हम जानते हैं। खैर इतना डिटेल में आपसे सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब इरोजन का प्रोसेस कैसे होता है ये आपसे नहीं पूछेगा। कई बार ये पूछ लेता है कि हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, कोरोजन या एब्रेशन क्या होता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। So erosion is the process of wearing away rock and soil. A river does this in four ways. चार तरीके से वो ये काम करता है। कैसे करता है बेटा, आओ देखते हैं। चार तरीके से वो ये काम कर रहा है। पहला तरीका इसके पास है सोल्यूशन, नहीं पहला तरीका हाइड्रोलिक एक्शन होता है, यानी कि द फोर्स ऑफ वाटर पिकिंग अप लूज मटेरियल्स। जो भी लूज मटेरियल जो भी सामने में है, उसके हाइड्रोलिक एक्शन का सिंपल मतलब ये सामने में जो भी आएगा उसको तोड़ देगा, बस और कुछ करना ही नहीं।
तोड़ देगा, फोड़ देगा। अब टूट गया, जैसे माना इतना बड़ा पत्थर था वो टूट के छोटा छोटा पत्थर हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये पत्थर आपस में रगड़ करेंगे, मतलब आपस में ही यहाँ पे वो कोरोजन दिखाएंगे। सो रॉक्स कैरिड बाय द रिवर स्कार्पिंग अगेंस्ट द रिवर बेड एंड बैंक्स, और एक होता है एट्रिशन जिसमें होता है रॉक्स एंड पीबल्स ग्राइंडिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड बिकमिंग स्मॉलर। तो जब ये बड़ा पत्थर को उसने छोटा किया है, जो छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, जब ये जो सेडिमेंट्स है ये आपस में ही अगर इसने इरोजन किया तो उसको हम कहेंगे एट्रिशन। और अगर ये जो है किसी दूसरे पत्थर, ये फिर रिवर का जो अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है, जमीन का जो निचला दरिया जहां बह रहा है उसका जो निचला हिस्सा है वहां से जाके रगड़ का अमल करेगा तो वो हो जाएगा एब्रेशन। बहुत सिंपल। और एक लास्ट होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसे चीजें होती है जो सोलूबल होता है, एकदम मतलब घुल जाता है पानी में, तो उसको वो घोल देता है, तो घुल जाएगा, घुल जाए। ये हो गया आपका रिवर इरोजन का एक्शन। समझ आया। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं इस तरीके से। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इसको सामान पहुंचाना है। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ इरोडेड मटेरियल, यानी कि जो कटाव कर चुका है, कॉल्ड एज रिवर लोड, उसको रिवर का लोड कहते हैं हम लोग। द रिवर्स स्पीड एंड वाटर वॉल्यूम डिटरमाइन हाउ मच इट कैन कैरी, उसका स्पीड और वाटर का वॉल्यूम पता चलता है कितना वो कैरी कर रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पे सोल्यूशन सबसे लास्ट वाला मेथड है। देखो सोल्यूशन यहाँ पर भी डिजोल्व पार्टिकल्स, जो चीजें बोलते हैं कैरी आउट, मतलब यहाँ से वहां पहुंचाना था उसको, पहुंचाना क्या बोलता है, घुल जा रहा है, घोल दो। दूसरा होता है सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, जो एकदम टाइनी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोटिंग इन द वाटर, वाटर के सरफेस के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं और उस वजह से ही वो बह रहे हैं पानी के साथ ही, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तीसरा होता है सैल्टेशन। इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं स्मॉल पीबल्स, वो बाउंस करते हैं अलोंग विद द रिवर बेड, मतलब जमीन के, मतलब जैसे दरिया है हमारा, तो दरिया के एकदम नीचे सरफेस पे रहते हैं वो ऐसे ऐसे कूदकते रहते हैं, टपक 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 टपक, ऐसे कूदक कूदक के वो चलते रहते हैं। तो ऐसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। चौथा क्या है, ट्रैक्शन। इसमें होता है लार्ज हेवी बोल्डर्स रोलिंग अलोंग द रिवर बेड, इसमें वो रोल करते हैं। जैसे उसमें देखा अभी टपक टपक वो चल रहे थे, तो इसमें रोल होता है, जैसे यहीं पर होगा ये इस तरीके से रोल होके आगे बढ़ता रहता है, ऐसे घूमते रहेगा, गोल 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 घूमता रहता है। तो ये हो गया आपका ट्रैक्शन। ये बड़े पत्थर करते हैं गोल गोल घूमना, छोटे पत्थर रहेंगे वो टपक टपक कूदते रहेंगे, और कुछ एकदम ही गैर गुजरे हैं वो घुल जाते हैं उसी जगह पे, और कुछ सस्पेंड हो जाते हैं पानी के एकदम ऊपरी सरफेस पर ही, तो वो मजे से चले जाते हैं। और लास्ट में डिपोजिशन, हमें पता ही है कि जो भी चीजें बच गई हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो भी चीजें बच गई, दरिया उसको बोलता है देखो अब मेरा काम यहीं तक था, अब मुझे समंदर से मिलना है। जितने भी लोड उसका होता है सबको उठा करके बोलता है चल फट निकल, फेंक देता है, उठा करके फेंकता है, तो हमें एक खूबसूरत सी चीज मिल जाती है, डेल्टा। यही होता है, ठीक है। सभी हमने आपको रिवर एक्शन समझाया बेटा। अब क्या पढ़ना हमें, रिवर एक्शन हमने समझ लिया कि इरोजन हो गया, आपका डिपोजिशन हो गया, और क्या हो गया बेटा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सो इस दौर मरहला में, यानी कि जब दरिया कटाव का अमल कर रहा होता है, दरिया कटाव कर रहा होता है अपने आसपास की चीजों के साथ, तो कुछ शेप बना देता है, मतलब कुछ नक्शे वो बना के जाता है। कौन कौन सा शेप बनता है वो देखेंगे, उसी को हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द रिवर इरोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ, सो ये था की लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय अ रिवर। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखो वी शेप्ड वैली होता है। वैसे सबसे पहला आपके किताब में होगा ट्रांक्यूटेड स्पर्स करके लिखा होगा। तो ट्रांक्यूटेड स्पर्स ऐसा ही शेप बनता है, ठीक है। ट्रांक्यूटेड स्पर्स क्या होता है, जैसे कि मान लो नदी आ रही है बह करके, और यहाँ पर उसको कोई पहाड़ दिख गया या कोई भी ऐसा रुकावट है, इस तरह से रुकावट है, तो नदी क्या करता है, इस रुकावट से वो मुड़ करके पार हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। तो ये जो मुड़ना उसको पड़ रहा है, इस मुड़ाव को ही हम स्पर्श कहते हैं। और जब ये स्पर्श लगातार बनते रहता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांक्यूटेड स्पर्श। क्लियर है, चलो। दूसरा है वी शेप्ड वैली। तो वी शेप्ड वैली देखो यहाँ पे वी शेप बना रहा है, इस तरीके से शेप भी बन रहा है ना। इसमें क्या होता है, वी शेप वैली कब बनता है, जब एकदम ऊंचाई से, जब एकदम ऊंचाई से हमारा जो नदी का पानी नीचे गिरता है ना, तो एकदम काट देता है बहुत अच्छे से जगह को, तो उस काटने की वजह से शेप बनता है वो वी बन जाता है। तो एक नैरो डीप वैली होता है विद स्टीप साइड्स, यानी कि दोनों तरफ चोटियां हमें देखने को मिल जाती हैं, फॉर्म्ड बाय इंटेंस वर्टिकल इरोजन, ऐसा होता है, ठीक है। और इसी के अंदर जब बहुत ज्यादा और हम गहराई में जाएंगे तो जॉर्ज बनता है, मतलब इसी को और ज्यादा हम गहरा कर देंगे तो इसका शेप जैसे ये वी था, अगर इसको और गहराई पे जाएंगे तो ये कुछ शेप ऐसा बन जाएगा, तो जॉर्ज हो जाता है, ठीक है। तो जॉर्ज में क्या होता है कि जॉर्ज ऐसा होता है कि ये इस तरीके से थोड़ा बहुत यू शेप आपको देखने को मिलेगा जॉर्ज में, लेकिन एग्जैक्ट यू शेप नहीं होता है उसका। ये जो चीज होता है
ये वाला यानी कि वर्टिकल लाइन से ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता है और चौड़ाई थोड़ी कम होती है। और इसी में और ज्यादा दरिया जब लैटरली यानी कि साइड साइड के हिस्से को काटता है तो ये वाला हाइट वैसा ही रहता है, चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो कैनियन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक ही शेप था जो कि बाद में फिर कैवी शेप से आपका क्या बना, जॉर्ज बना, फिर कैनियन बनता है। ये चीजें ओके। एक आपके पास वाटरफॉल आता है। वाटरफॉल में क्या होता है कि देखो ये पानी के झरने जैसे रास्ते से जैसे आ रहा है ना, यहाँ पे जैसे नक्शे में देखो पानी यहाँ से आ रहा था, इसके रास्ते में देखो यहाँ छोटा सा होल दिख रहा है आपको, पानी पीछे से आ रहा था कहीं, उसको इतना सख्त मैंने हार्ड एकदम रॉक दिखा, तो सॉफ्ट रॉक भी दिखा, तो हार्ड रॉक वो काट नहीं पाएगा, सॉफ्ट रॉक जो था उसको काट करके वो धड़ाम से नीचे गिरता है। तो इस चक्कर में हमें देखने को मिलता है वाटरफॉल, मतलब पानी का झरना। तो ये होता है स्टीप ड्रॉप इन रिवर्स कोर्स ऑफन फॉर्म्ड वेयर लेयर ऑफ ए हार्ड रॉक। ठीक है, जहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों का लेयर होगा तो सॉफ्ट रॉक को वो काट करके नीचे गिर जाता है, हार्ड रॉक वहीं रहेगा, तो हार्ड रॉक के सहारे ही वो गिर रहा है, इतना याद रखना। और इसी वाटरफॉल के बेस में यानी कि एकदम नीचे में क्या होता है, पानी जब बहुत तेजी से गिरता है तो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिसमें पानी तैरने लगता है घूम के, उसको ये वाटर पॉट हाउस कहते हैं। देखो है ना, इस तरीके का छोटा छोटा गड्ढा नीचे की तरफ बना रहता है पानी के, जहाँ मतलब पानी का जो झरना है वहीं पर। फिलहाल आज के टाइम पे पॉट हाउस तो हमें सड़कों पे देखने को मिल ही जाते हैं। हमारी हिंदुस्तान की जो सड़कें हैं वैसे भी वो दुबई टेक्नोलॉजी का यूज करके बन रही है, तो उस दुबई टेक्नोलॉजी में आजकल हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी सड़कें में पॉट हाउस देखने को मिल जाती है। तो सरकार ने बहुत अच्छा खासा बंदोबस्त कर रखा है, क्योंकि भाई सरकार जो है वो, देखो आप वाटरफॉल देखने इतनी दूर जाओगे, पॉट हाउस देखना होगा, जरूरत नहीं है। सड़कों को देखो, बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके सड़कें बनी है, तो वहां पे आपको पॉट हाउस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये आपका पॉट हाउस हो जाएगा। ओके, तो यही होता है, छोटे छोटे यहाँ पे गड्ढे, इस तरीके के गड्ढे बन जाते हैं अंदर से, ऐसे ऊपर से देखने में ऐसे लगेंगे, और इसके अंदर हमारे पास मस्त पानी ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। तो स्मॉल सर्कुलर होल होता है ऑन द रिवर बेड क्रिएटिंग बाय स्विरलिंग पीबल्स। ठीक है, तो इसके अंदर पानी भी गोल गोल घूमता रहता है, अगर कोई भी पत्थर का टुकड़ा है या ईंट है जो भी, वो भी गोल गोल घूमता रहेगा। क्लियर है, आओ एक नजर में देख लो सभी को। अच्छा ये डिपोजिशनर है, ये तो वही है जो था सब बता दिया। इसमें डिपोजिशन देखो, जब डिपॉजिट कर रहा होता है, यानी कि ये बेसिकली देखो डिपॉजिट है मिडिल एंड लोअर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, इसमें दोनों मिक्स हो गया। ठीक है, ये जो एलुवियल फैन है ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बनता है, जब चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है रिवर एक जगह से दूसरी जगह, तो रिवर जैसे ऐसा बह रहा है, ठीक है, तो इसके तरफ वो डालेगा, इधर डालेगा, दोनों साइड डालता है, तो इधर क्या होता है कि पंखा का शेप के जैसे, कि पंखा जो हमारा डायना होता है पंखा का, उस शेप का ऐसा वो ऐसा कुछ शेप हमें पंखे के डायना का जैसा तीन जो होता है हमारा, ऐसा कुछ शेप बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसको हम कहते हैं एलुवियल फैन या फिर कोन। ये क्या होता है, कोन शेप का डिपॉजिट होता है ऑफ सेडिमेंट एट द बेस ऑफ माउंटेन वेयर रिवर स्लोस डाउन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करके जमा करता है चीजों को। एक मिएंडर होता है, ये क्या होता है, जब ए नेचुरल ब्लेंड अ लूप इन रिवर, जब रिवर के रास्ते में अब वो चल रहा है, मैदानी इलाका है, एकदम सपाट जमीन चल रही है, ढाल बहुत कम हो चुका है मैदानी इलाके में, तो क्या होता है रिवर के सामने जब कोई रुकावट आ जाता है तो वो मुड़ करके निकल लेता है, क्योंकि अब उसके पास वो वाला एटीट्यूड नहीं कि मैं काट दूंगा तोड़ दूंगा, नहीं, वो बोलता निकल ले साइड से। तो इस तरीके से इससे 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 जाता है तो जिग जैग पाथ बनता है, उस जिग जैग पाथ को ही हम मिएंडर कहते हैं। ठीक है, चलो, और इसी चक्कर में कई बार ऑक्सबो लेक यानी कि ऐसा शेप बन जाता है घोड़े की नाल वाला शेप, तो ये ठीक है ऐसा भी बन जाता है, तो उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। एक क्रिसेंट शेप होता है, लेक फॉर्म्ड व्हेन अ मिएंडर इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर। ठीक है, तो जब मेन रिवर से ये पार्ट कट के निकल जाता है तब ऐसा हमें देखने को मिलता है, और जब साथ में रहेगा तब भी वो दिखेगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से दिखता है जब मेन रिवर से कट जाता है, यानी कि देखो ये हिस्सा कट चुका है, रिवर यहाँ से बह के निकल लिया होगा कहीं और, वो उधर ही रह गया। ओके, चलो, ये जो नीचे आपको तीन दिख रहा है, फ्लड प्लेन और नेचुरल, ये दो ही है। तो फ्लड प्लेन ये आपका डिपॉजिट वर्क से बनता है। ठीक है, जब डिपॉजिट कर रहा होता है रिवर लास्ट स्टेज में, तो पहला तो एक फ्लड प्लेन बनता है। फ्लड प्लेन नाम से ही आपको दिख रहा है, तो जो साइड में जो आपको दिख रहा है नदी के, इस तरीके का बड़ा मैदान बनता है, और थोड़ा हाइट जो होता है तो रिवर के मुकाबले में हाइट थोड़ा सा ऊपर होता है इसका। ठीक है, नेचुरल लीफ जिसको ईश्वरी भी हम कहते हैं, ये भी वही होता है, इस तरीके का वो मैदान ही होता है, जैसे कि मैदान बन चुका है। अब मैदान जब बन चुका है ना, तो मैदान देखो पढ़ो क्या लिखा है, अ वाइड फ्लैट प्लेन क्रिएटेड बाय रिपीटेड फ्लड्स दैट डिपॉजिट स्लिट ऑन द रिवर्स बेंच।
बेसिन होगा, ठीक है। मतलब रिवर के दोनों साइड में जमा होता रहता है। कई बार फ्लड भी आती है, तो फ्लड में भी क्या होता है, पानी के साथ बहुत सारा चीज मिल के आता है, तो वो सारी चीजें नदी के दोनों साइड में उसने जमा कर दी है। ओके, अब बाद में क्या होगा कि उस साइड को थोड़ा ऊंचा किया जाता है कई बार, जैसे यहाँ पे तो जमा हो गया, अब बोलेगा थोड़ा सा कोना को ऊंचा कर दो, ऐसा। तो इस तरीके से ये कुछ मैदान बना था, इसके ऊपर एक ऐसा शेप बन गया, थोड़ा ऊंचा कर दिया टीला, इधर भी एक ऐसा टीला ये बना दिया इसने। तो ये पूरा इस तरीके का चलता है। इससे क्या होगा कि ये हाइट काफी ऊंची हो गई है। अब अगर फ्लड आएगा तो शायद ये जो चीज है ये फ्लड को रोक सकता है मैदान में आने से, मैदान में नहीं आने देगा क्योंकि इसका हाइट बहुत है। अब अगर फ्लड को मैदान में आना है तो इस हाइट को पार करना होगा, ठीक है। तो वो उसको पार करेगा तभी करेगा, लेकिन तभी आ सकता है। इसका ये इसीलिए फायदा है कि ये बहुत हद तक बाढ़ को रोक सकता है, इसलिए नेचर ने खुद ही बना रखा है हमारे लिए, हम ही उसको तोड़ रहे हैं जाकर के, ठीक है। ये चीज है। तो ये दोनों हमारा बनता है डिपोजिशनल वर्क के थ्रू। तीसरा हमारे पास डेल्टा होता है। डेल्टा के बहुत सारे टाइप्स हैं। सिंपली ईश्वरी देखो वही है जो नेचुरली बताया, ईश्वरी वही है। डेल्टा क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप लैंड फॉर्म होता है एट द माउथ ऑफ रिवर क्रिएटेड बाय डिपॉजिटेड सेडिमेंट। डेल्टाज हैव डिफरेंट शेप्स। तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपका ये रहे, मतलब बोला जा रहा है कि ट्रायंगुलर शेप का, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगुलर शेप का, ये किसी भी शेप का हो सकता है, कि आर्क्यूरेट हो सकता है, बर्ड्स फुट हो सकता है, तो चिड़िया का जो पैर होता है ना, इस तरह का भी शेप का हमारे पास ये होता है। चिड़िया का पैर अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा आपको जो दिखेगा, तो इस तरीके का भी हमारे पास देखने को मिलता है क्या, डेल्टा। यस, ठीक है। ईश्वरी पढ़ लेना, मैंने बता दिया आपको, है ना। चलो ये हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारा रिवर वाला जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया। अब रिवर वाले पोर्शन के बाद क्या है, इसके बाद हम सिंपली जा सकते हैं अपना ग्लेशियर के पास। तो चलो ग्लेशियर वाला टॉपिक कवर अप करते हैं। अच्छा, सुंदरबन का केस स्टडी वो देख लेते हैं। तो गंगा पद्मा मेघना जो डेल्टा है, ये लार्जेस्ट डेल्टा है पूरा वर्ल्ड में, होम टू द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। जहां पे सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो सुंदरबन का जो मैंग्रोव का जो जंगलात है वो वेस्ट बंगाल में ही पाया जाता है। तो इस डेल्टा का कुछ हिस्सा हमारे वेस्ट बंगाल में है, और दिस इज एन एक्टिव डेल्टा। एक्टिव डेल्टा का मतलब ये होता है लैंड इज स्टिल बीइंग बिल्ड, मतलब वहां पे अभी भी लैंड बनाई ही जा रही है, हम लोग नहीं बना रहे, नेचर ही बना रहा है वहां पे। मतलब रेगुलर बेसिस पे जब जो नदी है वो जमाव का काम कर रही है, डिपोजिशन कर रही है, तो एक्टिव डेल्टा है वो। कई बार बहुत जगह ऐसा होता है कि एक जगह पे रिवर ने डिपॉजिट कर दिया, फिर वहां पे वो रिवर दोबारा गई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे वहां पे बिल्ड का काम चल रहा है। बट हो क्या रहा है, हाउएवर इट फेसेस अ मेजर थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो सुंदरबन का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये खतरे में है। कैसे, राइजिंग सी लेवल्स आर कॉजिंग आइलैंड टू डिसअपियर। एग्जाम्पल लोहाचारा और घोरामारा। सो ये हमारे बुक में भी लिखा है, लोहाचारा घोरामारा पढ़ लेना, इतना डायरेक्ट इससे सवाल आएगा नहीं। सी लेवल बढ़ रहा है जिस वजह से लोहाचारा घोमा और सॉरी घोरामारा जो वो तकरीबन गायब हो चुका है, बहुत कम दिखता है। और वही खतरा यहाँ पे मैंग्रोव के फॉरेस्ट को भी है, कहीं ये भी परमानेंटली गायब ना हो जाए, ये खतरा है। दूसरा रीजन, इंक्रीज सैलिनिटी इज हार्मिंग द इकोसिस्टम अफेक्टिंग क्रॉप्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये हम लाइफ साइंस में भी पढ़ेंगे। सैलिनिटी यानी कि पानी में नमकीनियत बढ़ रही है, समंदर का पानी कुछ ज्यादा ही वहां पर इंटरफेयर कर रहा है क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है। अब उस वजह से वहां के जो मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट है उनको प्योर वाटर नहीं मिल पा रहा है जो जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स एंड चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स आर आल्सो डैमेजिंग द एरियाज इकोलॉजी एंड डिस्प्लेसिंग पीपल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स यहाँ पर हो रहा है बहुत, तब बार बार साइक्लोन ही आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है ये सारी चीजें। ये केस स्टडी पढ़ लेना, यहाँ से शायद 2 नंबर के सवाल आ सकते हैं, बट चांस कम है, फिर भी एक बार पढ़ लेना, इसको आ सकता है इस बार, ठीक है। चलते हैं ग्लेशियर पे। अब आपने रिवर समझ लिया तो ग्लेशियर समझना और भी आसान है। ग्लेशियर क्या है, बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है जो पानी में फ्लट करता रहता है ना। नहीं, बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा जो पानी में फ्लोट करता है उसको आइसबर्ग कहते हैं। बस बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा जो स्लोली स्लोली खिसकता है अपने जगह से उसको ग्लेशियर कहते हैं। देखो, a glacier is a huge mass of ice that moves slowly down a slope due to gravity. They are currently found in polar regions and high mountains. तो जैसे ऊपर ये आपको पहाड़ी दिख रहा है, पूरा बर्फ का ही है। अब यहाँ से मान लो बहुत बड़ा बर्फ का कोई इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा होगा जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से स्लोली स्लोली खिसक रहा है, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे। वो जो गाना है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो वही हाल है। ग्लेशियर भी बोलता है मैं भी,
धीरे धीरे से समंदर की तरफ बढ़ रही हूँ, जिस वक्त गिरूंगी समंदर में तो समंदर का लेवल भी बढ़ेगा, अगल बगल की बस्तियां फिर मेरे अंदर समाएगी, उसके बाद दबा दबा के बाढ़ आएगा। तो वही ग्लेशियर भी वही गाना गा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, चलो। तो ये हुआ। अब ग्लेशियर बनता कैसे, बनता क्या है, मतलब पानी जम के ही बनता है। तो ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड व्हेन कॉम्पैक्ट स्नो कॉल्ड फन और नीप टर्न्स इनटू आइस अंडर प्रेशर। बर्फबारी होती है बहुत सारे इलाके में, वो बर्फबारी जो बर्फ हो रही है वो एक जगह जमा हो जाती है, टेम्परेचर लो है तो परमानेंटली जमा हो जाती है, ग्लेशियर उससे बनता है। यहाँ पर एक स्नो लाइन होता है, इज द एल्टीट्यूड एबव विच स्नो रिमेन्स एयर अराउंड होगा, ठीक है। एयर अराउंड इट्स हाई वेरीज विथ एल्टीट्यूड। होता क्या है कि मतलब जो हमारा ग्लेशियर है उसमें एक हाँ एक लेवल होता है जिसके ऊपर बर्फ पिघलती नहीं, जितना भी टेम्परेचर वो नहीं पिघलेगा, वो एक स्नो लाइन होता है। जैसे मान लो ये वाला हिस्सा में ऐसे कि मान लेता हूँ यहाँ पे दाग दिया हमने ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा, इसके ऊपर का हिस्सा येलो लाइन का जो ऊपर का हिस्सा है वो ये लाइन ही स्लो लाइन कहलाएगा। ये जो येलो लाइन मैंने बनाया है इसको ही हम बोल देंगे स्नो लाइन। इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो जल्दी पिघलेगा नहीं, सालों साल तक वैसे ही रहेगा चाहे कितना ही टेम्परेचर क्यों ना हो जाए। तो उसके लिए फिर बहुत उत्तम लेवल का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और देखो ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर होल्डिंग अबाउट 69% ऑफ इट। मतलब फ्रेश वाटर का तो बहुत बड़ा जरिया है और 69% जो फ्रेश वाटर पूरी दुनिया में है, सॉरी 100% मान लो जो फ्रेश वाटर दुनिया में है उसमें 69% ग्लेशियर का ही है। तो ग्लेशियर का पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि उसको उतना पीने के लिए उसको पिघलाना पड़ेगा, वो और परेशानी है। However, global warming is causing them to melt। अरे ग्लोबल वार्मिंग क्या ही होगा पता नहीं, हमारी जनरेशन दुनिया में आएगी कि नहीं आई डोंट नो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पिघल ही रहा है, लेवल हाई हो रहा है सी का बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वही लास्ट आइसबर्ग याद रखना, आइसबर्ग क्या होता है, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है, मतलब ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, लार्ज पीस ऑफ ग्लेशियर दैट ब्रेक्स ऑफ एंड फ्लोट्स इनटू द ओशन। टूट जाता है, जैसे इतना बड़ा पहाड़ भाई यहीं से टूट गया और समंदर में बह रहा है, तैर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसमें क्या है, जितना हिस्सा ऊपर दिख रहा है उसका 75% नीचे होता है, जितना ऊपर दिखता है ना वो सिर्फ 25% है। अगर ऊपर मान लो ऐसे देखने में लग रहा है कि एक हमारा एक आइसबर्ग आपको दिखा जिसकी हाइट मान लो 20 फीट है, तो 20 फीट वो ऊपर दिख रहा है, 80 फीट तो वो नीचे होगा। 20-25 फीट ऊपर दिख रहा है, 80 फीट नीचे होगा, टोटल अगर 100 फीट है तो ऐसा मामला होता है, खतरनाक चीज है ये। और ऐसा ही एक आइसबर्ग से टकराया था टाइटैनिक, वो टकराया था या उसको टकराया गया था वो तो वही पायलट जाने, फिलहाल यही था, ठीक है। चलो इसमें भी 3 एक्शंस आते हैं, आइए देख लेंगे हम। इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बट उतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ध्यान देना क्योंकि इस वाले टॉपिक से मतलब ग्लेशियर के इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन वाले कोर्स ऑफ एक्शन है कि वो कैसे कर रहा है इन तीनों प्रोसेस को, इससे कोई सवाल नहीं होता है। बट जो लैंड फॉर्म से बनाएगा उससे सवाल आता है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो, सो जस्ट लाइक अ रिवर, अ ग्लेशियर वर्क्स इन 3 मेन वेज। पहला तो इरोजन हो ही गया आपका। तो इरोजन में क्या करता है, प्लगिंग। प्लगिंग मतलब खुरचाओ, ग्लेशियर जैसे आहिस्ता आहिस्ता बहता ना, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बह रहा है ऐसा करके खुरच देगा, कुछ 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 खुरच देगा पूरे अच्छे से, तो प्लगिंग होता है, अंदर की तरफ ही खुरच देगा। अब जब खुरच दिया जिसने, जो मटेरियल आ गया साथ में, वो मटेरियल आपस में, हाँ वही इरोजन करेगा, आपस में टकराओगे, मारा मारी करेगा, ते मेरे को मारेगा तो मेरे को मारेगा, ऐसे मारेगा, तो वो मारा मारी करते एक दूसरे को छोटा कर देता है, तो वो हो गया एट्रिशन। यहाँ भी एट्रिशन होता है। और एबरेशन हो गया, एबरेशन वही, वो जो पत्थर थे वो ग्लेशियर का जो अंदरूनी सरफेस है उसके साथ टकराव करेगा, इरोजन करेगा, वो एबरेशन हो गया, ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे वही चीज देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमें वो डायरेक्शन यानी कि रोल रोल होके जा रहा है, जो भी पार्टिकल्स है कूदक कूदक के जा रहे हैं, वो होता है यहाँ पर। और डिपोजिशन लास्ट में एक ही है, जब ग्लेशियर पिघल जाता है सो इट ड्रॉप्स द मोरेन, है ना, व्हेन अ ग्लेशियर मेल्ट्स इट ड्रॉप्स द मोरेन फॉर्मिंग वेरियस लैंडफॉर्म्स। जब ग्लेशियर पिघल गया तो उसके साथ जो भी चीजें थी वो जमा हो जाती है, जमा होने के बाद एक जबान की जैसा शक्ल बन जाता है, जबान जैसा, जो हमारी जबान है ना, हाँ जबान को देखना है ना, उस तरीके का शक्ल बन जाता है, उसको मोरेन कहते हैं। अब वो 2-3 तरफ से बनता है, तो उसमें अलग अलग टाइप से मोरेन का देख लेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, चलिए आगे, इतना समझ में आ गया, उतारना है उतार लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया। चलते, चलो बेटा आगे चलते हैं। इधर देखो, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स, तो पहला क्या है,
ग्लेशियर्स क्रिएट डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म्स थ्रू बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या होता है, कोरी या सिल्ट बनता है। इसमें क्या है, जैसे क्या क्या देखो, एन आर्मर चेयर शेप्ड हॉलो कर्व्ड इनटू अ माउंटेन्स बाय ग्लेशियर। तो यहाँ पे कटाव होता है, कटाव करके देखो इस तरीके देख रहे हैं, शेप दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये वाला शेप ग्लेशियर यहाँ पे बना देता है चेयर के टाइप का। तो यही हमारा कहलाता है आपका कोरी। इसको और भी चेयर भी अंडर बेक करके ऐसा भी कुछ एक नाम दिया हुआ। और इसी में जो चोटी दिखती है ना, इस चोटी को कहते हैं एरिड। ये देखो एरिड है ना, एरिड, ठीक है, इस चोटी को कहते हैं एरिड। तो एक चेयर नुमा ऐसा शेप बना, इसको हमने कोरी या सिर कह दिया, और ये जो चोटी दिख रहा है आपको, ये हुआ एरिड। और जब ये चोटी और ज्यादा बहुत शार्प हो जाती है एकदम, जैसे यहाँ पर देख रहे हो एकदम नोकीली, तो इसको पिरामिडल पीक या फिर हॉर्न कहते हैं। तो ये क्या है, शार्प पॉइंट माउंटेन पीक फॉर्म्ड व्हेन मल्टीपल कोरीज इरोड, मतलब बहुत सारे इरोड, यहाँ पे कोरीज जो है आपस में आके मिल जाता है, यहाँ पे कोरी बन भी कोरी बन जाता है, दोनों आपस में खत्म होगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है ये पूरा पोर्शन खत्म। तो एकदम पीक, एकदम ऊंचाई पहला तो बन जाता है, आसपास कोई वैसा नमूना नहीं है, और ये एकदम एकदम नोकीला हो जाता है शेप, ठीक है। तो ये वाला शेप हमारा कहलाता है पिरामिडल पीक या फिर हॉर्न। क्लियर है, चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी होना नहीं चाहिए, है ना। ओके, और क्या इसमें उतारना है उतार लो, है ना, आप तो वीडियो पॉज करके भी उतार सकते हो, उतार लो, आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हैंगिंग वैली। तो हैंगिंग वैली ये कोई नया शेप नहीं है, क्या होता है देखो, ट्रिब्यूटरी वैली डेट इज लिफ्ट हायर देन द मेन ग्लेशियर वैली आफ्टर आइस मेल्ट्स अपीयरिंग टू हैंग अबव। देखो सिंपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ग्लेशियर बह रही है, ठीक है, ग्लेशियर मतलब बहरा नहीं, मतलब बह रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ऊंचाई पे बह रहा है ग्लेशियर आपका, यहाँ पे छोटे मोटे ग्लेशियर आकर के इससे चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं इससे। तो दूर से देखने में ऐसा मालूम होता है कि जो छोटे मोटे ग्लेशियर हैं ये बड़े ग्लेशियर से लटक रहे हैं, इसीलिए इसको हैंगिंग वैली नाम दे दिया जाता है, ठीक है, यही रीजन है। बट असल में वो लटक नहीं रहता, वो कोशिश करे तो कि नीचे से आए हैं ऊपर की तरफ, तो लग रहा है लटक रहा है, ठीक है, ये चीज। इसके बाद फजोर्ड है, यहाँ पर एक लॉन्ग नैरो इनलेट ऑफ द सी होता है विद स्टीप साइड, ये देख रहा है आपको, ये पूरा इधर बना हुआ एकदम बीच से यहाँ पर बह रहा अपना, क्रिएटेड व्हेन ए ग्लेशियर वैली इज फ्लडेड बाय सी वाटर। जब सी वाटर से यहाँ पे क्या देखो पानी है पूरा, तो जब समंदर के पानी से ग्लेशियर पूरा भर जा रहा है तो यहाँ पे बनता है, दे आर कॉमन इन नॉर्वे। नॉर्वे में कॉमन है, मतलब नॉर्वे में आपको कॉमनली ये चीज देखने को मिल जाएगा। बाकी यू शेप वैली भी ये बनाता है, तो यू शेप वैली कुछ नया नहीं है। ग्लेशियर क्या करता है, नदी ने जो वी शेप्ड वैली बना रखा होता है उसको ही ये और ज्यादा कटाव करके, ये जो वी शेप होता है इसी में और ज्यादा कटाव करके उसको यू शेप बना देता है, ठीक है, कुछ नया चीज नहीं है वो, चलेगा। चलो, इसके बाद क्या है, डिपोजिशनल फॉर्म है। डिपोजिशन में एक तो मोरेन मैंने आपको बताया, मोरेन आपको शॉर्ट में बताया, मोरेन कई बार देखना किताब में लिखा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन से ही बनता है, बट ट्रांसपोर्टेशन से ऐसा नहीं हो, डिपोजिशन से ही बनता है। और एक डिपोजिशन आता है यहाँ पर ग्लेशियो फ्लूवल लैंडफॉर्म्स, मतलब जब ग्लेशियर का पानी पिघल जाता है, ठीक है, तो पिघलने की वजह से वो बह रहा है, मैदानी इलाके में बह रहा है, ठीक है, मैदानी इलाके में बह रहा है आपका, और उसके साथ साथ सारे सेडिमेंट्स है, बालू के टुकड़े, कंकड़, पत्थर, सब उसके साथ साथ है, बह रहे हैं। तो जहां तहां वो चीजें जमा हो जाती है, उसके जमा होने से कुछ शक्लें बनती है, वो शक्लों को देखो कुछ उसमें से, एक तो मोरेन हो गया आपका, मोरेन के जैसे हेड्स ऑफ सैंड, क्ले एंड ग्रेवल डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर, दे कैन भी लैटरल भी हो सकता है, यानी कि साइड बाय साइड जमा हो सकता है, मिडिवल बीच में हो सकता है, टर्मिनल यानी कि एकदम एंड में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कर, जैसे कि साइड में अगर हो गया तो टर्मिनल है, ठीक है, और लेटरल सॉरी साइड में हो गया तो आपका लेटरल है, पीछे की तरफ हो जाएगा टर्मिनल है, सामने की तरफ ऐसा बीच में भी यहाँ पे हमें जमा हुआ देखने को मिल सकता है, तो वो आपका मेन मोरेन कह सकते हो या फिर मिडिवल मोरेन कह सकते हो। और यहाँ पे ड्रमलिन भी बनता है, एस्कर है, केम्स है, ठीक है, ये चीजें भी है। तो ड्रमलिन देखो क्या होता है, जब ये कब बनता है, जब बर्फ जैसे यहाँ से पूरा ग्लेशियर पिघल गया, ग्लेशियर पिघला, उसका पानी बह रहा है, उसके साथ जो भी कंकड़ पत्थर है वो मैदानी इलाके में जमा हो जाती है। तो जमा होने पे कई बार ऐसा देखने में लगता है कि ऐसा है, उल्टा जो अंडा का छिलका होता है उसका जैसा शेप ये ले लेता है, इस तरीके का टीला बना देता है ऐसा। तो जब ये ढेर सारा बन जाता है तो इसको बास्केट ऑफ एग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अंडे के छिलके के जैसा लगता है। ये लो होता है, इलोंगेटेड लंबा होता है, स्मूथ हिल के जैसा होता है, शेप्ड लाइक अ वेल्स बैक, मतलब जो वेल मछली का बैक साइड होता है उसके जैसा लगता है।
मेड ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स, अ लैंडस्केप विथ मेनी ड्रमलिंग्स इज कॉल्ड अ बास्केट ऑफ एक्स टेरेन। मतलब एक ड्रमलिन है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसा कुछ शेप बना रहा है, ऐसा कुछ शेप बना रहा है। अब नॉर्मल सा एकदम मैंने वेल मछली के बैक साइड के जैसा, पीठ के जैसा लग रहा है, थोड़ा सा इलोंगेटेड है, लंबा स्मूथ होता है, कोई भी ज्यादा चोटी वगैरह नहीं होती। बट इस तरीके का जब ढेर सारा शेप बन जाता है ऐसा, तो ये ऐसा लगता है कि अंडे जो है, अंडे के छिलके यहाँ पर उल्टे करके रखे हुए, तो इसलिए इसको बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी भी हम कहते हैं। तो किसको कहते हैं बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी, ये आपसे एक सवाल अनिवार्य पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा किसको बोल कहते हैं, ग्रमलिन को। ठीक है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। चल सकते हैं आगे, आ जाओ आगे चलते हैं। एस्कर है और एक कैटल है, ये देख लो। एस्कर क्या होता है, एक लॉन्ग वाइडिंग रीज होता है मेड ऑफ सैंड एंड ग्रेवल डिपॉजिटेड बाय ए स्ट्रीम फ्लोइंग विद इन और अंडर अ मेल्टिंग ग्लेशियर। ठीक है, जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, देखो इस तरीके का जो पत्थर दिख रहा है आपको, ऐसा शेप बना देता है लंबा सा। ये ऐसा लंबा सा वो शेप बना देगा, लंबा सा रहता है, नैरो सा, और ज्यादा वाइड नहीं रहता है। ठीक है, ज्यादा वाइड नहीं रहता है, चौड़ाई थोड़ा कम ही रहती है। तो ये वही कब बन रहा है आपका, जब पानी जो बह रहा है, जब ग्लेशियर के पिघलने से जब पानी बह रहा है, उसके बहने से ये चीजें बन रही है। इसके बाद आपका केटल है। अ डिप्रेशन इन द ग्राउंड फॉर्म्ड व्हेन ए लार्ज चंक ऑफ आइस मेल्ट। तो केटल बेसिकली जैसे पॉट होल हमने देखा वैसे ही होता है। एक डिप्रेशन मतलब एक गहरा गड्ढा होता है जो कि ग्लेशियर के अंदरूनी हिस्से में होता है। इसके ऊपर ग्लेशियर बह रही है, अंदरूनी हिस्से में ही एक डिप्रेशन बन गया जिसके अंदर कुछ आइस मेल्ट होके वहां पानी जमा हो जाता है, तो वो हमें पॉट होल्स के जैसा ही शेप बना के दिखाता है। तो कैटल्स कहते हैं क्योंकि ये जो पियाला होता है ना, चाय पीने वाला, उसके जैसा शेप लगता है, इसलिए कैटल्स कहते हैं। क्लियर है, हो गया। इसी से मिलता जुलता केम भी होता है, उसके ऊपर बुक से पढ़ लेना। तो इतना चीज था हमारे ग्लेशियर में। लास्ट हमारा बचता विंड, तो विंड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे, है ना। चलो, विंड में भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शेप्स वहां पे बनते हैं। सो विंड क्या है, देखो, विंड एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ये ग्रेडेशन का एक एजेंट के तौर पे काम करता है। विंड एक्ट एज अ पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन प्राइमरली इन ड्राई, एरिड or semi-arid regions like deserts and coastal areas. This is because there's little vegetation to hold down loose sand and winds can move swiftly without obstacle. तो ये इसीलिए मैंने रेगिस्तानी इलाके में अच्छे से काम करता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में वेजिटेशन यानी कि जो फॉरेस्ट है, जंगलात कम है। अब जंगलात क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो मिट्टी को पकड़ के रखने वाला कोई नहीं है जंगल में, तो ये आसानी से मिट्टी को काट के एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह ले जा सकती है, वहां जमा कर सकती है। ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है इन दीज एरियाज, ब्रेक डाउन इनटू फाइन एंड पार्टिकल्स विच आर देन कैरिड बाय द विंड। ठीक है, ये होता रहता है ये सब चीजें। चलो देखते हैं क्या क्या करता है। हवा का भी वही सेम मामला, इरोजन का प्रोसेस होगा। सो विंड स्कल्प्स द लैंडस्केप थ्रू थ्री मेन प्रोसेस, तीन मेन प्रोसेस से वो अच्छे अच्छे शक्लें बनाता है रेगिस्तान में। पहला तो इरोजन है। इरोजन में इसका एक प्रोसेस होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, मतलब तेजी से, देखो ये वाला चीज देखो ना, तेजी से हवा आती है और एक जगह से पूरी मिट्टी उड़ा के लेके चल जाती है, तो उस जगह पे इस तरीके का खाली गड्ढा बन जाता है। मतलब एकदम हवा तेजी से आई, ऐसा ऐसा ऐसे उड़ा के पूरा लेके चली गई, तो वहां पे इस तरीके से एकदम बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है। उस गहरा गड्ढा को हम डिफ्लेशन हॉलो कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच विंड लिफ्ट्स एंड कैरीज अवे लूज एंड डस्ट bearing with land surface and sometimes creating a deflation hollow or depression। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी एट्रिशन होता है और एब्रेशन होता है, जो आपको पता ही है। एब्रेशन वही होगा, विंड ड्रिवन सैंड पार्टिकल्स एक्ट लाइक सैंड पेपर स्क्रैचिंग एंड पॉलिशिंग एक्सपोज्ड रॉक, दिस इज मोस्ट इफेक्टिव क्लोज टू द ग्राउंड। तो जब ये पूरा एक काट के ले गया, उसके साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर, बालू के, मैंने रेगिस्तान की जरूरत तो सब गया है उसके साथ। ठीक है, तो वो आपस में रगड़ का अमल करेंगे, एरोजन करेंगे, तो वो एट्रिशन होगा। और वही पत्थर, रास्ते में कोई पत्थर अगर मिल गया बड़ा चट्टान, उसके साथ अगर उसने इरोजन कर लिया, तो उसको हम कहेंगे एबरेशन। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो यही चीज है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, देखो इसको पढ़ सकते हैं। इरोजन का हमने बता दिया आपका, एब्रेशन है, डिफ्लेशन है, ट्रैक्शन ये ट्रांसपोर्टेशन वाला है। ट्रांसपोर्टेशन जब होता है तो इसमें वही होता है,
जो पत्थर होते हैं वो कूद कूद करके आगे बढ़ते हैं, और बहुत से पत्थर होते हैं जो गोल गोल ऐसे रोल आउट होके आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं हवा में, एकदम छोटे हैं तो हवा के साथ सस्पेंड होकर के वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये 3 तरीका इसका ट्रांसपोर्टेशन का। क्लियर है? चल सकते हैं आगे लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड में। चलो, तो यहीं पे 4 लैंड फॉर्म्स तो है, ये इसको छोड़ो, इसको ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 लैंड फॉर्म्स जो इंपॉर्टेंट है, गाउर है, जिवजेन है, याडांग है, ठीक है, और चौथा इंसेलबर्ग है। देखो, तो गाउर में क्या होता है, एक मशरूम शेप्ड रॉक पिलर फॉर्म्ड व्हेन विंड इरोजन अंडरकट्स द बेस ऑफ ए रॉक मास। इसमें होता है क्या कि जैसे बहुत बड़ा पत्थर, इसमें देखो साइड का जो नीचे का जो नर्म पत्थर था उसको उसने काट दिया, और ऊपर का जो हार्ड पत्थर था वो वैसा ही रह गया। तो इस तरीके से एक मशरूम रॉक जैसा शेप बन जाता है, यानी कि मेंढक का जो छाता होता है उसका जैसा शेप बना देता है, इसलिए इसको हम लोग उसका गाउर या फिर मशरूम रॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये एक पहला शेप होता है। दूसरा जिवजेन होता है। जिवजेन में क्या है, सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल रीचेस एंड थ्राउट्स फॉर्म व्हेन विंड इरोडेड अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ हार्ड एंड रॉक। इसमें क्या है, जैसे कि हॉरिजॉन्टली वे में जैसे इस तरीके से लेयर लगा रहता है। अब इससे इसको मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ। येलो कलर लेते हैं, येलो कलर से लेयर बनाते हैं। ठीक है, जैसे लेयर इस तरीके से होता है, पहले ऊपर में हार्ड लेयर होगा, फिर सॉफ्ट लेयर होता है, फिर हार्ड लेयर होता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लगा रहता है। हार्ड लेयर ऐसा हो गया। ठीक है, चलो, और इसके बीच में सॉफ्ट लेयर होता है। तो विंड जब आता है देखता है कि ऐसा लेयर है, तो हार्ड लेयर को तो काट नहीं पाता है, वो सॉफ्ट लेयर को काट देता है। सॉफ्ट लेयर को जब काटता है, इसमें ये लटकता हुआ ये भी शक्ल बन जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार का, अब ब्लैक कलर नहीं चलेगा, दूसरा ही लेते हैं हम लोग। ये जो शेप आप देख रहे हो ऐसा देखो, बीच से गायब हो गया, तो जो भी सॉफ्ट पार्ट होता है वो लगभग वो सॉफ्ट पार्ट को काट देता है, और ये कुछ इस तरीके से ही हमें बनता हुआ दिखाई देता है। ये शेप कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। ये हार्ड रॉक ऐसा रहेगा, सॉफ्ट रॉक जो था वो कट गया, फिर से हार्ड रॉक दिखेगा। यहाँ बनाते हैं, वहां पे अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से यहाँ बीच में जगह रहेगा, यहाँ बनेगा, फिर बीच में जगह रहेगा, यहाँ मतलब सॉफ्ट रॉक जो था वो कट गया, हार्ड रॉक यहाँ पर ऐसा, ये हल्का सा इस तरीके से ये लोग एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो ऐसा शेप हमें देखने को मिलता है कुछ। ठीक है, और याडांग में ठीक उसका उल्टा होता है। याडांग में क्या होता है, लैटरली मतलब सॉरी वर्टिकली ये चीजें अलाइन होती है। उसमें हॉरिजॉन्टली था, इसमें वर्टिकली ऐसे, जैसे हार्ड रॉक होगा, फिर सॉफ्ट होगा, फिर हार्ड होगा, फिर सॉफ्ट होगा, इस तरीके से चीजें अलाइन होती है। तो हवा आता है और बीच में से वो पूरा उड़ा के लेके चल जाता है। तो फाइनल ऐसा ही शेप हमें याडांग का देखने को मिलता है। जो बीच में खाली जगह है वहां पर सॉफ्ट रॉक था, उसको हवा लेके चली गई, बोली चलो मेरे साथ हवा की सैर करने, रेगिस्तान की सैर करने चली गई। वो भी, उसको भी अच्छा लगा। ओके, ओके। इंसेलबर्ग एक जर्मन टर्म है फॉर एन आइलैंड माउंटेन आइसोलेटेड हिल विथ स्टीप राउंडेड टॉप फुट। देखो ये क्या होता है, मतलब एक टीला होता है, जजीरा जैसे आइलैंड होता है ना, आइलैंड के जैसा एक तरीके का ऐसा शेप बना देता है हवा, जमा करके कुछ चीजों को जमा करता है, तब ऐसा शेप बन जाता है। ये फिर ये कटाव से भी बनता है, कई बार कटाव करेगा तो भी ऐसा बनेगा, मतलब बहुत अच्छे से कटाव करता है तो ऐसा शेप बन जाता है। इस शेप को इंसेलबर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आइलैंड में पाए जाने वाले जजीरे के जैसा लगता है आपका, मतलब आइलैंड में पाए जाने वाले पत्थर के जैसा लगता है। और एक जर्मन टर्म है ये, क्योंकि शायद कोई जर्मन का ही जियोग्राफिया जो था जिसने इसको पता किया था, मैं कंफर्म नहीं बट शायद ये जर्मन का कोई जियोग्राफियन दांत थे हमारे जो इन्होंने पता लगाया था। तो आइलैंड माउंटेन इसको कहा जाता है, और राउंडेड शेप होता है इस तरीके का, बहुत ज्यादा पीक हार्ड नहीं होता, राउंडेड होता है, सॉफ्ट होता है, देखने में बड़ा क्यूट सा लगता है। तो इसको हम कहते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, देख लो ये 4 शेप हैं, इसको अच्छे से देख लो। इसके बाद भी हमारे पास कुछ शेप्स हैं वो, तो इरोजन में इतना ही है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है, आ जाओ चलेंगे। तो डिपोजिशन में बहुत कुछ खास ऐसा है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खास चीजें वो बना भी देता है। चलो, अच्छा ये तो वही है, इसको ये वही पेज हटाओ। यहाँ आ जाओ, ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो वो जो पोर्शन है ना आपका, ये बरखांस वगैरह, वो थोड़ा पढ़ लेना बुक से, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया इस साल के लिए, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप बुक से रीड कर लेना। मतलब जो बरखांस बनता है और खासतौर से सीफ ड्यून्स वगैरह जो बनते हैं वो एक बार आप पढ़ लेना बुक में, अच्छा रहेगा।
बाकी कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर ये इस बार एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ लिया है। इसको चलिए फटाफट समझ लेते हैं क्या होता है। इससे बेसिकली क्या होगा, जब देखो वैसे रेगिस्तान में बारिश होती नहीं है, सूखा ही पड़ा रहता है, तो हवा वहां पर है ही है और हवा वहां पर है, लेकिन कभी कभी बारिश हो जाती है। जब कभी कभी बारिश होती है रेगिस्तानी इलाके में, तो वहां पर हवा और पानी मिल करके इरोजन का काम करती है, और उनके कंबाइंड एक्शन से दोनों साथ में मिलकर कटाव का काम कर रहा है या ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, उस वजह से कुछ शक्लें बनती है। तो वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि जब बारिश होगी तभी वो पॉसिबल है, बट कभी कभी बारिश होती है। तो उसमें देखो 4 ऐसा शेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा वादी। तो वादी क्या होता है, एक ड्राई रिवर वैली है इन ए डिजर्ट फॉर्म्ड बाय ए टेम्परेरी फ्लड वाटर। मतलब एकदम खुश्क होता है, जब टेम्परेरी जैसे फ्लड वाटर आएगा ना, पानी यहाँ बहेगा, तो कुछ टाइम के लिए पानी बहा हुआ ऐसा रास्ता बनेगा, ऐसा लगेगा आपको देखने में कि यहाँ से दरिया बहा था, क्योंकि एक बार जब दरिया बह रहा है वहां पे, तो उसने अपना रास्ता बना दिया कि दरिया बह रहा था, लेकिन पानी तो फिर सूख जाता है, तो उसके सूखने के बाद वो वादी, उस जगह को हम लोग वादी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या होता है, एक जेंटली स्लोपिंग स्टोरी प्लांट होता है एट द बेस ऑफ अ माउंटेन। तो छोटा छोटा यहाँ पर आपको एक पेडिमेंट टाइप का छोटा छोटा प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब प्लांट टाइप का शक्ल देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा यहाँ पर है बजाडा। बजाडा में क्या होता है, डिपोजिशनल प्लेन होता है फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ मल्टीपल एलुवियल फैंस एट फुट ऑफ माउंटेन्स। सो एलुवियल फैंस हमने देखा रिवर के ट्रांसपोर्टेशनल वर्क में, तो जब एलुवियल फैंस ढेर सारे एक साथ मिल जाते हैं, उस केस में जो यहाँ पे बनता है एट फुट ऑफ माउंटेन्स, मतलब जैसे यहाँ पे ऐसा थोड़ा बहुत पहाड़ टाइप आप देख रहे हो, तो इसके फुट में यानी कि यही निचले इलाके में यहाँ पर कुछ ऐसा शेप बनेगा, 3-4 यहाँ पर एलुवियल फैन मिलने से, तो वो हमारा बजाडा कहलाएगा। ठीक है। लास्ट पलाया है। पलाया एक टेम्पररी हाईली सैलाइन लेक होता है दैट फॉर्म्स इन अ बेसिन इनक्लोज बाय माउंटेन्स आफ्टर रेन। सो क्या होता है, जैसे रेगिस्तान इलाके में कहीं गड्ढा बना हो, गड्ढा तो पानी मैंने बना ही देता है हवा कटाव करके, वहां पे पानी जमा हो जाता है बारिश का, तो वो टेम्पररी एक छोटा सा सलाइन लेक बन जाता है, मतलब नमकीन पानी का एक छोटा सा लेक बन जाता है, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं पलाया। याद रहेगा, है ना। ये 4 था, सिंपल सिंपल याद रखिएगा इन सारे चीजों को। बाकी हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है जो कि है आपका डिजर्टिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर्स। तो सिंपल भाषा में समझा देते हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब डिजर्टिफिकेशन हमारा क्या मतलब, रेगिस्तान का फैलाव। रेगिस्तान हमारा राजस्थान में मेनली पाया जाता है, बट और भी बहुत सारी जगह पे रेगिस्तान बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेनली पेड़ पौधे काट रहे हैं, जिससे मिट्टी जो है वो एकदम ढीला पड़ जा रहा है, एकदम कमजोर, और हवा उसे उड़ा करके आसानी से ले जा सकता है, और कटाव का अमल भी आसानी से कर पा रहा है, जिससे रेगिस्तान का इलाका बढ़ रहा है। दूसरा हमारा ग्रेजिंग, यानी कि बहुत ज्यादा जानवर को हम चराने के लिए ले जा रहे हैं, तो जानवर क्या करते हैं, ऊपर का जो घास का जो हिस्सा है वो अच्छे से वो खा जाते हैं, और घास भी मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो मिट्टी वहां पर फिर ढीली पड़ जा रही है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये 2 मेन प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। कुछ नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बाढ़ का आना। अब बाढ़ ऐसा आता है कि ऊपर का पूरा मिट्टी का लेयर साफ हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम, तो ठीक करने का बहुत सिंपल सा मेथड है बेटा। सबसे पहला तो पेड़ पौधे ही लगाना होगा, पहले पेड़ पौधे लगाने होंगे हमें बहुत अच्छे से। उसके बाद हमें और जो कुछ चीजों पे पाबंदी लगानी होगी। कहीं पे अनकंट्रोल माइनिंग भी हम कर रहे हैं, वहां से भी रेगिस्तान का फैलाव होता है, क्योंकि हमें बस दिख गया कि हाँ यहाँ से तो हमें मिनरल्स मिल सकता है, हमने उसको बेतहासा काटना शुरू कर दिया जमीन को, तो उस पर कंट्रोल करना होगा सरकार को। पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे। मवेशी पालन यानी कि जो जानवरों का जो चराने का जो टाइम है उसको लिमिट करना होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उसको देना होगा ताकि इक्वल रहे। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ पे रोक सकते हैं रेगिस्तान के फैलाव को होने से। सही चीजें पढ़ लेना, A to Z वही चीजें हमने लिख रखी है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे सहारा डिजर्ट का, वो कितना ज्यादा एरिया उसका बढ़ चुका है, ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी मोटी बातें। सो यहाँ पे फिलहाल अप्रोक्स 1 आवर का हमारा ये क्लास हुआ, तो अप्रोक्स 1 आवर में हमने बहुत अच्छे से आपका पूरा चैप्टर रिवीजन कर दिया। ठीक है, ये पूरा चैप्टर में रिवाइज कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स हम बहुत जल्द करेंगे आपके लिए, तो इसको अच्छे से रिवीजन पहले कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन आंसर अगर आपको खुद प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। आइए टेलीग्राम पे और वहां पे मजे लीजिए, और ये नोट्स भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर वहां टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे
नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। ठीक है, चलो सो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।